नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस सामान्य अध्ययन, जिसका मॉडल पेपर नंबर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर रिलेटेड टू? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा अभियान, एजुकेशन कैंपेन। सेकेंड ऑप्शन है भारतीय सैन्य अभियान, इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन। सी है कृषि योजना, एग्रीकल्चर स्कीम। और डी है स्वास्थ्य मिशन, हेल्थ मिशन। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। फटाक से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित था? फटाक से क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन, भारतीय सैन्य अभियान। और इसमें जो शिक्षा अभियान की बात किया है, एजुकेशन कैंपेन की, इस कैंपेन में क्या हुआ था, क्या होता है कि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान था, जो कि 2001 में शुरू हुआ था, इसको चलाया गया है। और ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री था, उन अनिवार्य भी था और फ्री था, ताकि उन्हें प्राथमिक शिक्षा दी जा सके। उसके बाद इस क्वेश्चन में बात किया है कृषि योजना की। तो कृषि योजना क्या था, क्या है, भारत सरकार किसानों को आय बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक सुरक्षा और खेती को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी योजनाएं चला रही है, जिसमें दो तरह के एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, पीएम किसान और पी पीएम पी पीएमकेएमवाई। जिसमें पीएम किसान में क्या होता है, हर साल सरकार हमारे बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए देती है, जिसमें से वो 2-2 हजार 3 किश्तों में करके बैंक अकाउंट में पैसे को देती है किसानों को, ताकि वो अपनी खेती को अच्छे तरीके से चला सके। उसके बाद बात करते हैं इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन की, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत हेल्प किया था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि देश की सुरक्षा को ढांचे देश की सुरक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करना और आतंकवादी नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार करना क्षमता प्रदर्शन था। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत के निर्णायक कदमों का प्रतीक है। परीक्षा ट्रेंड इसमें क्या हो सकता है, रक्षा क्षेत्र के अभियान, मिसाइल परीक्षण और सैन्य अभ्यास, करंट अफेयर का ये एक अहम हिस्सा बन सकता है। अब इसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं, कैसे दिमाग में रख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। तो सिंदूर से हम याद रख सकते हैं कि सिंदूर का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, सुरक्षा का प्रतीक, और ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र की सुरक्षा का प्रतीक था। उसके बाद फिर क्या है, ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश बना? विच कंट्री हैज बिकम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है श्रीलंका। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा फटाक से। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इजिप्ट होगा। इजिप्ट जो है वो हमारा क्या था, ब्रिक्स का नया सदस्य बना इजिप्ट। कब बना? 2009 में ब्रिक की स्थापना हुई थी, 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, तब इसका नाम ब्रिक्स हुआ। यहाँ पे एक पॉइंट और बन सकता है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, तब नाम क्या हुआ, ब्रिक्स हुआ। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी प्रमुख बैंक है इसमें। उसके बाद ब्रिक्स को हम कैसे अपने दिमाग में रख सकते हैं, ब्रिक्स के साथ इजिप्ट ऐड हुआ और जाके ये क्या बना, ई ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हिंदी चुनाव बैच 5.0। इसमें जुड़ने के लिए आप लोग एडमिशन, इसका प्रोसेस क्या है, प्रवेश लेने के लिए आप 9415 800 659 पर चुनाव बैच 5.0 लिखकर व्हाट्सएप करें। इसकी वैलिडिटी 2 इयर्स है। ऑनलाइन प्लस लाइव, ऑनलाइन और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम रहेंगे, अध्याय वर्ग, क्लास, प्रैक्टिस सेट रहेगा, पीटी, साप्ताहिक फुल मॉक टेस्ट एवं डाउट सेशन, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विस्तृत विश्लेषण,
100+ सीपीटी एवं फुल मॉक टेस्ट, परीक्षा आधारित प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, सुपर फास्ट रिवीजन एवं मैराथन क्लासेस, गेस्ट पेपर बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट 2023? ऑप्शन ए है चीन, बी है भारत, सी है ब्राजील और डी है रूस। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा ऐसा देश है जो शिखर G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर भारत होगा, हमारा इंडिया ही था जिसने G20 शिखर सम्मेलन को यानी G20 समिट 2023 को होस्ट किया था, भारत ने। इसमें क्या हुआ था, ऐतिहासिक उपलब्धि हुई थी, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में न्यू दिल्ली लेटेस्ट डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पारित हुआ। भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। इससे ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती मिली। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए है 22 अप्रैल, बी है 5 जून, सी है 8 जून 8 जून और डी है 16 सितंबर 16 सितंबर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसके साथ साथ आप लोग ये भी बताइएगा कि हम 22 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, 8 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, 8 जून को, और 16 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, और इस 5 जून को क्या करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट होता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन 22 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, कोई बता सकता है? 22 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी से बताइए। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। कब से अर्थ डे हम लोग मना रहे हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई? 1970 से हम लोग अर्थ डे मना रहे हैं 22 अप्रैल को, 1970 से ये शुरू हुआ। 8 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, कोई बता सकता है? जल्दी से बताइए 8 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं? 8 जून को हम लोग वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ओशन डे, एंड वर्ल्ड ट्यूमर डे भी इसी दिन सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड ट्यूमर डे। 16 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? जल्दी से बताइए आप लोग कि 16 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए 16 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन डे मनाते हैं। कब से इसकी शुरुआत हुई? 1994 से। फिर आते हैं हम लोग 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है। पृष्ठभूमि क्या है इसका? 1972 के ऐतिहासिक स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद इसकी शुरुआत हुई। पहली बार यह दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया। उसके बाद संचालक संस्था इसकी कौन सी थी? यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या था? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक जागरूकता। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? प्रकृति के हमारे 5 तत्व होते हैं, इन्हीं 5 तत्वों से हम याद रख सकते हैं 5 जून। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण का महत्व होता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के प्रमुख न्यायाधीश किस न्यायालय के प्रधान होते हैं? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ विच कोर्ट?
पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है जिला न्यायालय, चौथा ऑप्शन है ग्राम न्यायालय। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वहीं पे हमारे भारत के प्रमुख न्यायाधीश के प्रधान होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन पे। सुप्रीम कोर्ट में क्या संवैधानिक स्थिति। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायिक संस्थान के प्रधान हैं। स्थापना कब हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 28 जनवरी 1950 में। मुख्य कार्य पीठों का गठन, संवैधानिक मामलों की सुनवाई और प्रशासनिक नेतृत्व। महत्व, यह न्यायालय संविधान का संरक्षक कहलाता है। कौन। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका के कैप्टन, मास्टर ऑफ रोस्टर, सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका के कैप्टन किसको कहा जाता है, मास्टर ऑफ रोस्टर, सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। इसका आंसर देने के बाद आप लोग ये भी बताइएगा कि जो जो डेट इसमें लिखी है उस डेट को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाक से। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। पहले आप लोग ये बताइए 11 जून को क्या मनाया जाता है। 11 जून को क्या मनाया जाता है। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय क्या मनाया जाता है 11 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, खेल का दिन, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस भी बोल सकते हैं इसे। 5 जून को क्या मनाया जाता है, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, कोई बता सकता है। 29 अगस्त को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी से बताइए। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। और हमारा योगा डे कब होता है, 21 जून को। योगा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। यूएन महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2014 को पहला आयोजन हुआ था, 21 जून 2015 में। भारत का क्या प्रस्ताव था इसमें, पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। वैज्ञानिक कारण क्या है, 21 जून जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन, समर सोल्स्टाइस होता है। इसका उद्देश्य क्या है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करना। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून। सबसे लंबी आयु, योग, योग करके हम लोग अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इन विच फील्ड इज द अर्जुन अवार्ड गिवन। ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है स्पोर्ट, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है विज्ञान, साइंस। यानी लिटरेचर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और साइंस में अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। कौन सी फील्ड में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। स्पोर्ट्स की फील्ड में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया
4 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन और खेल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कार स्वरूप क्या था? प्रशस्ति पत्र, नगद राशि और कांस्य की प्रतिमा। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज कौन थे? अर्जुन। इसी से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि खेल जगत का श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पे हमें अर्जुन अवार्ड मिलता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया? अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? अर्जुन अवार्ड क्यों मिलता है हमें? स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए, खेल के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं, इसके पहले वाले में स्पोर्ट्स एंड, रेड कलर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, गेम्स के लिए। उसके बाद पद्मश्री क्यों मिलता है? पद्मश्री अवार्ड क्यों मिलता है, कोई बता सकता है? टू गिव हाई नेशनल रिस्पेक्ट, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट, नेशनल रिस्पेक्ट देने के लिए। टू गिव हाई नेशनल, राष्ट्रीय सम्मान के लिए होता है, नेशनल रिस्पेक्ट। और द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों मिलता है हमें? जो भी सबसे बढ़िया कोचेज होते हैं खेल के, उनके लिए हमें द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा आप लोग फटाक से। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, सबके कमेंट दिख रहे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मेजर दयाचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी शुरुआत 1991 से 92 में हुई थी। प्रथम विजेता इसके विश्वनाथन आनंद थे। 4 साल की अवधि में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन। परिवर्तन 2021 में इस पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। यहाँ से एक पॉइंट और हमें मिलता है कि हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। और इसको हॉकी के जादूगर से हम याद भी रख सकते हैं, खेल के सर्वोच्च रत्नों में से एक। 1991 में इसे राजीव गांधी खेल रत्न भी कहा जाता था। 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जानते थे, लेकिन 2021 से इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जो कि इसका नया नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड? बताइए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, कोई बता सकता है कि 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। किसी को पता है कि 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे होता है। यूनाइटेड नेशन डे। उसके बाद क्या है हमारा? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है और कब से मनाना शुरू किया गया? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है।
कब से इसकी शुरुआत हुई? 1948 से। और हमारा जो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, इसको कब से शुरुआत किया गया? बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग। 1945 से। उसके बाद 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर ये तो सबको याद ही हो गया विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सारी वुमेन्स को ये याद तो होना ही चाहिए कि उनका दिन कब आता है। अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? यूनाइटेड नेशन डे कब है? तो आंसर तो पता ही चल गया, 24 अक्टूबर को इज द राइट आंसर। हमारा यूनाइटेड नेशन डे होता है। देखो मैंने पहले बताया ना, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएन अस्तित्व में आया। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और मानवाधिकारी अधिकारी को रक्षा करना। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कितने देश इसके सदस्य हैं? 193, 193। अधिकारी भाषाएं 6 भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? यूएन काम करता है 24 घंटे 7 दिन, 24 तारीख 10वां महीना अक्टूबर का। ठीक। संयुक्त राष्ट्र से क्या हुआ? शांति एवं सुरक्षा, मानवाधिकार, सतत विकास, अंतरराष्ट्रीय कानून। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल एशियन गेम्स कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? एट व्हाट इंटरवल आर द एशियन गेम्स हेल्ड? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 4 वर्ष। एशियाई खेल एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है। इसका आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। प्रथम आयोजन 1991 में। प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। ओसीए के द्वारा। प्रथम आयोजन 1991 में। किसका? कोई बता सकता है? एशियाई खेल एशिया का। ठीक है। स्थान किस जगह पे हुआ था? नई दिल्ली, भारत में। आयोजन किसने किया था? ओसीए ने, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने। इसको याद कैसे रख सकते हैं? एशियाई खेल और ओलंपिक दोनों लीप ईयर 4 साल का होता है, तो 4 साल के चक्र का पालन करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1948। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 26 जनवरी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? अडॉप्ट इन नवंबर। कब अडॉप्ट किया गया था इसको? नवंबर में। एक्ट इन जनवरी में एक्ट किया गया था। अंगीकृत कब किया गया था? नवंबर में। लागू कब किया गया था? जनवरी में। उसके बाद इसके की फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनाने में समय लगा था। सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
मूल संविधान 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। उसके बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत अडॉप्ट किया, लेकिन पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 के सम्मान में इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू इनैक्ट किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? By which amendment were the words socialist, secular and integrity added to the preamble? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 92वां संशोधन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उससे पहले आप लोग ये बताइएगा कि जो 24वां संशोधन है इसमें क्या होता है, कोई बता सकता है इसमें क्या हुआ? 24वां संशोधन में क्या हुआ और कब हुआ? 24वें संशोधन 1971 में फंडामेंटल राइट्स हुए थे। फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया था। रेड कलर दिख रहा है ना उस पर। उसके बाद 42वें संशोधन में क्या हुआ था? 42 अमेंडमेंट में क्या हुआ था और कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई कमेंट करके बताओ। लघु संविधान क्या बोलेंगे? लघु संविधान। सी ऑप्शन है हमारा 44वां संशोधन। इसमें क्या हुआ था? 44वें संशोधन में क्या हुआ था ये बताइए। 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। उसके बाद 92वां संशोधन कब हुआ था? 52th अमेंडमेंट कब हुआ था हमारा और इसमें क्या हुआ था? कमेंट करके फटाक से बताइए। आप लोग सबके कमेंट दिख रहे हैं मुझे। इसमें दल बदल कानून था। कब हुआ ये? 1985 में। कब हुआ था ये? 1985 में। दल बदल विरोधी कानून था। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से अब आप लोग बता सकते हैं कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे शब्द जोड़े गए थे। ये देखिए 42वां संशोधन वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। इस संशोधन के व्यापक बदलावों के कारण इसे लघु, मैंने बताया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन और परिचय पत्र है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है इसमें? की फैक्ट, संशोधन वर्ष कौन सा है? 1976। उपनाम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना का सूत्र अमेरिकी संविधान से प्रेरित। और इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? 4 + 2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 से क्या याद आया? लास्ट का 1976 का 6। SSI सोशलिस्ट, कौन कौन से वर्ड? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता से क्या बना? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कब? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? व्हाट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट करके। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए इसका बी आंसर होगा, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसे याद कैसे, इसके की फैक्ट क्या है? तीन मौलिक अधिकार कौन कौन से, कोई बता सकता है कौन कौन से तीन मौलिक अधिकार आए थे इसमें? कमेंट करके आप लोग बताइएगा वीडियो के एंड में कि हमारे जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में कौन कौन से अधिकार की बात की गई थी, जो कि तीन मौलिक अधिकार थे। विस्तारित अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वास्थ्य विधिक सहायता। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार कहा जाता है। इसको एक की पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार कहते हैं। इसे याद कैसे रखेंगे? 21 साल की उम्र में व्यक्ति को लाइफ और लिबर्टी स्वतंत्रता की पूरी समझ हो जाती है। एक 21 साल की उम्र आयु में आने पे, जब हम 21 ईयर्स के होते हैं, तो हमें अच्छे से पता चल जाता है कि लाइफ क्या होती है और लिबर्टी क्या होती है। पूरी तरह से समझ आना शुरू होता है। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई है? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज द पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंटेड? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 73वां 73rd अमेंडमेंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है? पंचायती राज। कमेंट करके फटाक से बताइए। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्रामीण स्थानीय सर्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ। इसके अंतर्गत पंचायतों को नियमित चुनाव और वित्तीय अधिकार मिले। इसे याद कैसे रख सकते हैं हम? 73 थ्री टियर, त्रिस्तरीय ग्रामीण, 74 टाउन शहरी नगर। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। अब यहाँ पे मिनी मैप में क्या है? 73वां संशोधन से त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई स्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1969। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आरबीआई कब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ। और आरबीआई का आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्य कार्य मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति बनाना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। मुख्यालय पहले कोलकाता, अब मुंबई। प्रतीक ताड़ के वृक्ष, पाम ट्री के सामने बाघ। इसका सिंबल है ये, पाम ट्री के सामने टाइगर, बाघ। इसे हम याद कैसे कर सकते हैं? 1/4/35, 1 अप्रैल 1935, आजादी से 12 साल पहले आरबीआई आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। कौन सी नदी सबसे लंबी है? चूहा आ गया है। बताइए कौन सी नदी सबसे लंबी नदी कहलाई जाती है? फटाफट कमेंट करके बताइए।
गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर और पवित्र नदी है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद ही इसे गंगा कहा जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। क्या बनाती है? बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। कौन? गंगा नदी। उद्गम गोमुख, गंगोत्री, हिमनद, संगम देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। मुहाना, बंगाल की खाड़ी, सुंदरबन, डेल्टा। इसको याद कैसे कर सकते हैं हम? 25-25, गंगा नदी की लंबाई डबल सेंचुरी 25। बैड, बैड से क्या? भागीरथी, अलकनंदा इक्वल्स टू देवप्रयाग। गंगोत्री, देवप्रयाग संगम, उत्तरी मैदान, सुंदरबन डेल्टा, बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? गंगा का मार्ग। उसके बाद क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोई ये बता सकता है? यूपी, यूपी जो है वो कौन से नंबर पे आता है? उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? फटाक से कमेंट करके बताइए। यूपी कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? यूपी हमारा जो है वो चौथे नंबर पे आता है। कैसे? क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 2,40,928 किलोमीटर है। और राजस्थान होगा इसका आंसर, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। राजस्थान किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। पहले नंबर पे राजस्थान आता है। राजस्थान का कोई किलोमीटर के हिसाब से बता सकता है कितना होता है? कमेंट करके फटाक से बताइए आप लोग। ये आप ही लोग बताएंगे कि क्या होता है राजस्थान का किलोमीटर के हिसाब से। मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे आता है? मध्य प्रदेश हमारा दूसरे नंबर पे आता है, जो कि 3,08,252 किलोमीटर के हिसाब से है। महाराष्ट्र कौन से नंबर पे आता है? महाराष्ट्र हमारा तीसरे नंबर पे आता है, जो 3,07,713 किलोमीटर। अब आते हैं राजस्थान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये है हमारा राजस्थान, जिसका स्क्वायर किलोमीटर क्या है? 3,42,239। और इसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और इसे यहाँ पे क्या पाया जाता है? थार डिजर्ट। यह भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल स्थित है। यहाँ पे राजधानी जयपुर है और यह पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। एक पॉइंट वहां से यहाँ से भी मिलता है कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा प्रदेश साझा करता है? तो हमारा राजस्थान होगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान, सबसे बड़ा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा क्षेत्रफल गोवा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति का प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? फटाफट कमेंट करके बताइए। 1897 की क्रांति का प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? कमेंट करके आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। मेरठ में हुआ था। 10 मई 1847 को मेरठ छावनी से सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। इसे वीडी सावरकर के ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। कब प्रारंभ हुआ? 10 मई 1847 में। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। ये 1800 क्या 57 होगा कि 47? 57। मंगल पांडे, प्रारंभिक प्रेरणा, प्रमुख केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? इन विच मूवमेंट वॉज द स्लोगन डू और डाई गिवन? असहयोग
आलोंदन आलो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। किस आंदोलन में डू और डाई, इन विच मूवमेंट वॉज द स्लोगन डू और डाई गिवन? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा फटाफट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ था 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए करो या मरो का नारा दिया। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतिम बड़ा आंदोलन माना जाता है। तिथि 8 अगस्त 1942, स्थान अगस्त क्रांति मैदान मुंबई। प्रमुख नेता इसमें कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। करो या मरो, डू और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? एट व्हाट इंटरवल इज द सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 10 वर्ष। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। यह रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा संचालित होती है। इसके आंकड़े सरकारी योजनाओं और परिसीमन के लिए आवश्यक है। 1881 में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन ने की थी। फिर 10 साल बाद 1991 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। अब ये हर 10 साल पे होता है। 21वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? पैंक्रियास, लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी। कौन सी ग्लैंड सबसे लंबी ग्लैंड होती है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। यकृत, लीवर जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या होता है, ये भी पूछा, किसी के मन में आया होगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो मैंने पूछा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड तो हमारे यहाँ लीवर होता है, तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या होगा, इसको कमेंट करके बताइएगा। लीवर की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम। यह पित्त बाइल का निर्माण करता है जो वसा के पाचन में सहायक है। यह विटामिन ए, डी, ई, के का संचय और विषैले पदार्थों का अपघटन करता है। कौन? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर। सबसे बड़ा अंग त्वचा, स्किन। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। जो समझदार होंगे वो आंसर आसानी से दे लेंगे मेरे क्वेश्चन का। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी? चावल, आंवला, राइस, आंवला, घी, दाल, पल्सेस। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? दीजिए फटाफट, फटाक से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बहुत आसान आंसर है, आंवला है। हाँ, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल जल में घुलनशील विटामिन है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की स्कर्वी रोग। इसलिए हम इसको इससे भी याद रख सकते हैं, विटामिन सी सिट्रस होता है और स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रमुख स्रोत आंवला, नींबू और संतरा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज द रेड कलर ऑफ ब्लड? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लसिका। इस क्वेश्चन का आंसर है 23rd का हीमोग्लोबिन होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर का मस्तिष्क, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हीमोग्लोबिन क्या है? O2 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। निर्माण अस्थित मज्जा, बोन मैरो। जीवन काल 120 दिन। किसका? हीमोग्लोबिन का।
इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या थी? लीवर थी। विटामिन सी क्या करता है? स्कर्वी से बचाव। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी प्रॉपर है तो हमें स्कर्वी नहीं होगा। हीमोग्लोबिन क्या है? रक्त के कलर को बनाता है। और सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन। किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? एएलयू और कंट्रोल, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को जोड़ के हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बनता है। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू। फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पृष्ठों का एक विशाल नेटवर्क है। इसका विकास टीम बर्नर्स ली ने 1989 में किया था। इसके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। प्रोटोकॉल क्या है? एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, वेब ब्राउजर, क्रोम, एज, फायरफॉक्स। इंटरनेट से ग्लोबल नेटवर्क, फिर वेब पेज और फिर ब्राउजर। डब्ल्यू और इंटरनेट समान नहीं है। इंटरनेट एक वैश्विक हार्डवेयर नेटवर्क है, जबकि डब्ल्यू उसी पर चलने वाली एक वेब सेवा सॉफ्टवेयर पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड ईमेल? इसको बताने से पहले आप लोग ये बताइए कि हमारा जो ये बिल गेट्स है, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? बिल गेट्स ने क्या इन्वेंट किया था? कोई बता सकता है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज का इन्वेंशन किया था। कब किया था? माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज का इन्वेंशन किया था, जो कि क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कब किया था? कोई बता सकता है कब हुआ था माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज का इन्वेंशन? 1975, 1975 में। रे टॉमलिंसन ने क्या किया था? ईमेल का इन्वेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रे टॉमलिंसन होंगे। टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था? अभी मैंने इसके पहले बताया था। टिम बर्नर्स-ली ने किस चीज का इन्वेंशन किया था? डब्ल्यू का। कब किया था? 19 कब किया था? 1989 में। स्टीव जॉब्स ने क्या किया था? स्टीव जॉब्स ने आइकॉनिक डिवाइस बनाए थे, जैसे कि एप्पल आईपैड और जितने भी एप्पल से रिलेटेड डिवाइसेस हैं। कब इन्वेंशन किया है ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके, स्टीव जॉब्स ने आइकॉनिक डिवाइस का। ईमेल, रे टॉमलिंसन ने 1971 में पहली ईमेल प्रणाली विकसित की थी। उन्होंने ही ईमेल पतों में @ चिन्ह का प्रयोग प्रारंभ किया, जो एक ऐतिहासिक कदम था। इससे क्वेश्चन ये बन सकता है, को भी किसने इन्वेंट किया? रे टॉमलिंसन ने। टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था? डब्ल्यू के जनक थे। कौन सा सिंबल इसमें यूज हुआ? सिंबल, जो कि क्या है? एक सेपरेटर है। डोमेन क्या होता है? मेल सर्वर, जैसे कि gmail.com। यूजर नेम क्या है? उपयोगकर्ता की पहचान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? कमेंट करके बताइए, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन पे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में डिजिटल संचार के सभी आधुनिक माध्यम शामिल होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आईसीटी आधारित शिक्षण को शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। आईसीटी में क्या क्या आता है हमारा? कंप्यूटर और मोबाइल, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन एप्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, स्मार्ट बोर्ड किसका उदाहरण है? ये है ना स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड किसका एग्जाम्पल है? बताइए फटाक से कमेंट करके, स्मार्ट बोर्ड किसका एग्जाम्पल है? सबसे आसान, एजुकेशनल टेक्स्ट, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का।
स्मार्ट बोर्ड एक इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड है जिसमें मैं लिख रही हूँ खुद ही। यह एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख उपकरण है जिसका उपयोग कक्षा शिक्षण को अधिक वर्चुअल और रोचक बनाने के लिए किया जाता है। पहले क्या यूज होता था? ट्रेडिशनल चॉक, ब्लैक बोर्ड, किताबें यूज होती। अब क्या यूज होता है? स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड, जिसमें स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, ई बुक्स आती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, कोई बता सकता है? विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी बेरी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। रिकेट्स जो है वो हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने जो बताया, विटामिन ई से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी वन से बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी में भी दो तरह के बेरी बेरी होते हैं, एक ड्राई होता है बेरी बेरी, एक वेट होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी रिकेट्स की कमी से होता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे रिकेट्स, सूखा रोग कहते हैं। इसलिए हमारे लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। फिर विटामिन डी भी बहुत जरूरी है, कैल्शियम भी बहुत जरूरी है जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट का संकेत क्या है? व्हाट इज द साइन ऑफ सिक्योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट? What is the sign of secure website on the internet? FTP, HTTP, HTTPS, www? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि इंटरनेट पे सुरक्षित वेबसाइट का संकेत क्या है? FTP है, HTTP है कि HTTPS है कि www है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, HTTPS। ये जो है हमारा इंटरनेट पे सबसे सुरक्षित वेबसाइट का संकेत है। कैसे? इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर से ही समझ आ गया कि सुरक्षित। इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा संचार का प्रोटोकॉल है। इसमें SSL, TLS एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, जिससे हैकर्स आपका डेटा नहीं चुरा सकते। सिक्योर है तो जाहिर सी बात है हैकर्स हमारे डेटा को नहीं चुरा पाएंगे। यूजर जो होते हैं इसमें, वो प्लेन टेक्स्ट को सर्वर तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो सिक्योर नहीं होता, वो हैकेबल होता है। बट जब यूजर SSL और TLS को इंक्रिप्ट करके एक टनल में सर्वर तक पहुंचाते हैं तो वो सिक्योर हो जाता है। किसके थ्रू? HTTPS के थ्रू। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट डे पे कल से शुरू करेंगे फिर से 30 क्वेश्चंस का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।